हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो पॉइंट नंबर 23 जिसमें हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सर्वविख्यात जो राजा थे वो हर्षवर्धन थे। अ, और भी इसके बारे में हम जानेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ है। जो गुप्त वंश था उसकी जो है पतन हो चुका था। उसके नगरों के पतन के बाद धीरे धीरे जो नए नए राजवंश थे, जिनमें मैत्रिक हो गया, मौखरी हो गया, पुष्यभूति हो गया, जिसके बारे में अब जानेंगे हम, प्रवर्ती गुप्त हो गया। प्रवर्ती मतलब बाद में आने वाले जो गुप्त शासक थे या वंश थे, और गौड़ वंश। ये चार पांच या फिर छः, चार पांच इतनिक वंश जो है उसके बाद जो है आए थे। इनमें सबसे प्रमुख जो है रहा था पुष्यभूति वंश। ठीक है, उसके बाद इनका सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जो है रहा था। इस वंश के संस्थापक जो है पुष्यभूति थे, इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है और वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी हमारे हरियाणा की थानेश्वर थी। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे पड़ती है। उसके बाद प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस वंश की जो है स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है और प्रथम सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक जो है वो रहा था। और इसको दो उपाधियां मिली थी, या इसने दो उपाधियां जो है धारण की थी, जिनमें परम भट्टारक और महाराजा धीराज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है दोनों जो है उपाधियां इनको मिली थी। तो यह ध्यान रखना है कि प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का शासक था। ठीक है, और परम भट्टारक और महाराजाधिराज, इनको जो है दो उपाधियां मिली थी। इम्पोर्टेंट है ये बात। प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी, उनकी शादी हुई थी यशोमती से, और उनके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। दो पुत्र थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जो कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन जो है राजा बना था। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में धीरे धीरे। और एक पुत्री थी इनकी राज्यश्री। ठीक है, राज्यश्री जो पुत्री थी या इनकी जो बहन थी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की, प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे, ये जो है राज्यश्री थी। इनका विवाह हुआ था मौखरी वंश, जिसको हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे कि ये वंश जो है इस समय के दौरान हुए थे। तो मौखरी वंश का राजा था ग्रहवर्मा, उसके साथ जो है इनका विवाह हुआ था। मालवा के एक शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त ने क्या किया, ग्रहवर्मा जो कि एक तरीके से जीजा था इनका, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का, जो कि राज्यश्री का पति था, उसकी हत्या कर दी थी। और राज्यश्री को बंदी बनाकर उसने जेल में डाल दिया था, यानी कि कारागार में उसको एक तरीके से डाल दिया था। इस पे जो है फिर क्या हुआ, उसके बाद ये तो किया ही किया उसने, उसके बाद क्या हुआ, राज्यवर्धन जो था उसने देवगुप्त को मार डाला था। देवगुप्त को मारने के बाद उसका एक मित्र होता था, गौड़ शासक था, वो गौड़ वंश का शासक था, उसका नाम था शशांक। ठीक है, राजा शशांक या नरेश शशांक आप उसको बोल सकते हो। उसने क्या किया, उसने धोखा देके राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और फिर क्या हुआ, फिर 606 ईस्वी में, हाँ पहले इसी की बात कर लेते हैं। फिर 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, जो कि 16 वर्ष का था, कौन, हर्षवर्धन था, थानेश्वर में जो है इसको 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दिया गया था, यानी कि उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसी दौरान जो शशांक था, जिसने राज्यवर्धन यानी कि क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या की थी, या हत्या में शामिल था एक तरीके से। ठीक है, तो उस वो जो है शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने क्या कर दिया था, जो महात्मा बुद्ध थे, जिनको बोध की प्राप्ति, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया के अंदर था, उसको जो है कटवा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कटवा दिया था। ठीक है, किसने कटवाया था, कौन से वंश का था, है ना, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब वापस से आते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और इसने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। तो शिलादित्य और परम भट्टारक नरेश, ये दो उपाधियां जो है किसको मिली थी, हर्षवर्धन को मिली थी। हर्ष ने क्या किया, शशांक को पराजित किया, जो नरेश शशांक था, जिसने बोधि जो सत्व था उसको कटवाया था, उसको पराजित करके, जो कि कन्नौज का शासक था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। और फिर क्या किया, थानेश्वर से
कन्नौज को जो है राजधानी बनाई थी। अब ये बात भी ध्यान रखने योग्य है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हैशटैग पॉइंट हो जाता है कि थानेश्वर से कन्नौज राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? वर्धन वंश की। तो ये हर्ष ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। उसके बाद हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय, उनके बीच में एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और जिसमें हर्ष जो है हार गया था और पुलकेशन द्वितीय जो है जीत गया था। बस यही पूछा जाता है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और इसमें जीता कौन था? इसमें पुलकेशन द्वितीय जीता था। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता इस युद्ध के बारे में। नेक्स्ट है, एक चीनी यात्री थे ह्यूएन काफ़ी जो है फेमस यात्री रहे थे, क्योंकि यात्रियों के द्वारा भी हमने इतिहास के शुरुआत के जो पार्ट्स थे हमारे, उनमें ही पढ़ा था कि इतिहास के बारे स्रोतों के रूप में, जो भी इतिहास से संबंधित जो स्रोत हैं, हमें इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें विदेशी जो यात्री थे ना, उनके वर्णनों से या फिर उनके यात्रा वृत्तांतों से हमें पता चलता है कि भारत में किस समय पर, किस राजा के शासनकाल में, किस वंश के शासनकाल में क्या क्या चल रहा था। तो ह्यूएन जो था वो वर्धन वंश के समय पे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्यूएन कौन था? ह्यूएन एक चीनी यात्री था। ह्यूएन जो है वो यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि, ये सब जो है उपनाम दिए गए हैं या संज्ञाएं दी गई हैं, या अलग अलग नामों से जो ह्यूएन है ना, उसको भारत में जाना जाता है। वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था, लगभग 2 साल अप्रोक्सीमेट 2 साल जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। गुप्त शासक था वो, बस इतना बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। वहाँ पे वो पढ़ा नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहाँ पे उसने बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से वो भारत में आया था। और क्योंकि वो जो है एक बौद्ध धर्म के अनुयायी, या फिर वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायी मिलते थे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, तो इस उद्देश्य से वो वहाँ पे गया था कि बौद्ध धर्म के बारे में उसको नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। 641 में अपने दूत जो है चीन भेजे थे हर्ष ने, और वहाँ पे 643 और 45 में 2 चीनी यात्री जो है उसके दरबार में दोबारा भी आए थे। तो मतलब चीन के साथ अच्छे संबंध जो है एक तरीके से डेवलप किए थे राजा हर्षवर्धन ने। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट कहाँ के शासक से जो है प्राप्त किए थे, उस समय पे कौन शासक था वहाँ का, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के किस शासक से जो दंत अवशेष थे ना महात्मा बुद्ध के, वो प्राप्त किए थे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप मुझे, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे, मतलब सूर्य देवता को मानते थे और भगवान शिव को मानते थे, यानी कि हर्ष जो है शैव धर्म को मानते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्यूएन से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को हर्षवर्धन मानता था? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था, ये सब मानते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। बट बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा को मानता था वो, और उसी ने उसको क्या किया हुआ था? राज्य आश्रय दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद वो पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया था। तो शुरुआत में कौन से धर्म को मानता था हर्षवर्धन? शैव धर्म को मानता था। लेकिन बाद में कौन से धर्म को मानने लग गया था? बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग गया था। और भी डिटेल में अगर पूछ लिया जाए तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को हर्षवर्धन मानता था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और ये महामोक्ष परिषद क्या होती थी? इसमें ह्यूएन जो है स्वयं खुद अपने आप हर छठे समारोह में शामिल होता था। कहने का मतलब क्या है? हर्ष के समय में प्रयाग नाम की जगह, जो कि आज प्रयागराज है ना,
तो वहाँ पे क्या होता था, हर 5वें साल में एक समारोह आयोजित किया जाता था जो कि धर्म से संबंधित होता था, और उस जो है समारोह को क्या कहा जाता था, महामोक्ष परिषद कहा जाता था, और ह्यून सॉन्ग भी उसमें शामिल होता था हर छठे समारोह में, ठीक है, हर छठे समारोह में शामिल होता था। बाणभट्ट ये भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। बाणभट्ट कौन थे? सबसे पहली बात तो बाणभट्ट कौन थे, ये जो है हर्षवर्धन के यानी कि वर्धन वंश के क्या थे, दरबारी कवि थे। सबसे पहली बात, बाणभट्ट कौन थे, ये एक दरबारी कवि थे। ये किसके समय में दरबारी कवि थे, ये जो है सम्राट भी कह सकते हो आप, या राजा हर्षवर्धन के समय के जो है दरबारी कवि थे। उन्होंने क्या क्या लिखा था, हर्षचरित्र लिखी थी, कादम्बरी की रचना की थी। ये दोनों इसकी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी बाणभट्ट की, तो हर्षचरित्र और कादम्बरी। पूछ लिया जाता है बाणभट्ट के गुरु कौन थे, तो बुर्च जो है बाणभट्ट के गुरु थे। ओके, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 संस्कृत नाटक हैं। ये क्या है, ये 3 संस्कृत नाटक हैं, और कहा जाता है कि हर्ष जो है थोड़ा बहुत जो है कविताई या लेखन में थोड़ी सी अपनी जो है रुचि रखता था। तो कहा जाता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाम की 3 संस्कृत नाटक जो है हर्ष ने लिखे थे। लेकिन ये भी बताया जाता है कि धावक नाम के एक कवि होते थे, हर्ष ने उसको पुरस्कार देके और उससे ये तीनों जो है नाटक लिखवाए थे, जो कि संस्कृत में थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और अपना नाम उनके ऊपर लिखवा लिया था एक राइटर के रूप में कि मैंने ये रचनाएं लिखी हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, लेकिन नाम चलता है हर्ष का कि हर्ष की रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जो कि संस्कृत नाटक हैं। हर्ष को भारत का हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वो ना तो हिंदू कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक भी था। पूरे देश के ऊपर शासन नहीं चलता था, लेकिन माना जाता है कि हिंदू सम्राट था ये अंतिम। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक होते थे उनको महाराज या फिर महासामंत कहा जाता। देखो इसके पीछे एक कहानी है, एक लॉजिक है। देखो जो होते थे ना जो जिन्होंने भी, अधीनस्थ का मतलब क्या है, देखो हर्ष ने जिन जिन राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, हर्ष ने जिन जिन राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की थी वो विजय प्राप्त करने के बाद उनके महासामंत कहलाए थे। और पहले विजय प्राप्त करने से पहले जब वो राजा या पड़ोसी राज्य वो क्या होते थे, जब स्वतंत्र होते थे तो उनको महाराज कहा जाता था, उन्हीं शासकों को। और जब उन्होंने हर्ष की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी तो उनको क्या कहा जाने लगा, महासामंत कहा जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैशटैग लगा के पॉइंट आउट कर लेना, पेंसिल के साथ पॉइंट आउट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो भी आप करते हैं, जिस भी तरीके से आपको ध्यान में रहता है या अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री होते थे जो, उनको क्या कहा जाता था, उनको 2 नाम दिए गए थे। एक तो नाम दिया गया था सचिव और दूसरा नाम दिया गया था अमात्य। ये अमात्य गुप्त शासन काल के दौरान का ही नाम है, बट सचिव जो है नया नाम यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद प्रशासन की सुविधा के लिए, मतलब जिस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सकता था, तो हर्ष का जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों का दूसरा नाम भुक्ति होता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक जो है राज स्थानीय, उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहलाता था। राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय कहलाता था, ठीक है, राष्ट्रीय कहलाता था। उपरिक राजस्थानीय और राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का जो शासक होता था जिसके अंडर में भुक्ति चलती थी, भुक्ति का जो शासक होता था, भुक्ति का जो शासन चलाता था। भुक्ति को आगे किस में बांटा हुआ था, आप इसके पॉइंट्स बना सकते हैं, अपनी तरफ से आप पॉइंट्स बना लें, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी हम नोट्स बनाएं या सीधा पढ़ा दें, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा सा टाइम की जो लिमिटेशन है ना उसको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ रहा है। व्यूज़ वगैरह होते, इसके अलावा कोई और काम ना करना पड़ता, तो ये हमारे लिए क्वाइट पॉसिबल हो सकता था कि हम लोग पॉइंट्स बना के भी जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दें। तो इंग्लिश का ही काफ़ी हो जाता है काम, तो थोड़ा सा आप इसमें एडजस्ट कर लें और इन चीज़ों को बनाने सीखें, आप पॉइंट्स जो है खुद बनाने सीखें। तो जो भुक्ति होती थी ना, भुक्ति के बाद दूसरा नंबर किसका आता था, भुक्ति के बाद आते थे जिले,
ठीक है। भुक्ति के बाद जो छोटी इकाई होती थी या भुक्ति के बाद जो इकाई आती थी वो आती थी जिला, और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका जिले को विषय भी कहा जाता था, और उसका प्रधान कौन होता था? विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत जो है कई पाठक आते थे। पाठक को क्या होते थे? ये होती थी तहसीलें, जो आजकल तहसील नाम दिया गया है। देखो थोड़ा सा मैं बना भी देता हूँ, आप लिखें भुक्ति, ठीक है। यहाँ पे लिखें भुक्ति का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? ऊपरी जो भी तीनों नाम लिख लें उसके बाद लिखें जिला, ठीक है, ठीक है। जिला, जिले को दूसरा नाम क्या दिया गया था? विषय, विषय भी लिख लें साथ में, ठीक है। यहाँ पे लिखें उसका जो अध्यक्ष होता था, किसके अंडर में चलता था? विषयपति, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट्स बना के, है ना। उसके बाद ये निशान लगाएं और फिर आगे लिखें आप क्या? पाठक, ठीक है, पाठक। और पाठक के बाद जो है क्या होता था? ग्राम, ग्राम होता था। फिर पाठक के बाद ये निशान लगाएं, फिर लिखें ग्राम। और ग्राम क्या होता था? सबसे छोटी इकाई होती थी, जो कि प्रत्येक साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम यानी कि गांव, जो कि आजकल भी सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी साम्राज्य की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वो क्या होती है? वो हमारी ग्राम होती है। ग्राम का शासन जो है प्रधान कौन चलाता था? ग्रामक्ष पटलिक, ग्रामक्ष पटलिक, हाँ ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये कौन किसका शासन करता था, ये सब चीज़ें पॉइंट्स के अनुसार हमें बना लेनी चाहिए। कुछ बातें कर लेते हैं। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद को क्या क्या कहते थे? भंडी किसको कहते थे? ये प्रधान सचिव होता था, सचिव मतलब मंत्री। सेनाद किसको कहते थे? प्रधान सेनापति को कहते थे। कुंतल किसको कहते थे? अश्व सेना का जो प्रधान होता था उसको कुंतल कहते थे। कौन से समय में? वर्धन काल के दौरान, पुष्यभूति काल के दौरान, पुष्यभूति वंश के दौरान। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी जरूरी हैं। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था, स्कंदगुप्त। उसके बाद पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था वर्धन वंश काल के दौरान? उनको चाट या बाट दोनों नाम दिए गए थे। और दंडपाशिक और दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहलाते थे, और दंडपाशिक और दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारीगण होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर भी है ना? हाँ जी बिल्कुल है। और अश्व सेना का प्रधान कौन होता था? अश्व सेना का प्रधान कौन होता था? कुंतल। और अश्व सेना के अधिकारी कौन होते थे? बृहदेश्वर। और पैदल सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बलाधिकृत, या फिर दूसरा नाम भी दिया गया था उसको, महाबलाधिकृत, ठीक है। महाबलाधिकृत या बलाधिकृत जो है कौन होता था? पैदल सेना के अधिकारी होते थे। उसके बाद कुछ 2-3 पॉइंट्स बचते हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का जो है प्रयोग किया जाता था या उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय पे मथुरा जो है सूती वस्त्रों का उद्योग का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है एक तरीके से क्या होता था? केंद्र होता था। एक तरीके से मथुरा में जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था उस समय पे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है ये लोकपाल। ये लोकपाल किसको कहा जाता है? लोकपाल जो है प्रांतीय शासक को कहा जाता था और हर्ष काल के दौरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा 24th पॉइंट, और इसमें हम दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट राजवंश थे जैसे पल्लव थे, चोल, चेर, ये सब जो थे ना, उनके बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी हम जो है प्राप्त करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं? ठीक है, आप कई बार ये भी सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि आप जो है पॉइंट्स बना के नहीं बता रहे हैं सर, आप सीधा बुक से कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा पता है क्या है, लैक ऑफ सोर्सेज बोलते हैं इस चीज़ को, लैक ऑफ सोर्सेज, यानी कि जो साधन या संसाधन होते हैं ना, आप मोबाइल से ही आपको करना पड़ रहा है। अभी चीज़ों की आपके पास कमी है। आप जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं आप उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। बाकी जो है आपके स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सपोर्ट मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है, व्यूज़ लेके आने हैं।
धीरे धीरे जो भी हमसे बन पड़ रहा है, हम जो है डेवलप करते जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और क्या होगा, धीरे धीरे हम डेवलप करते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है चीज़ें आपको बेस्ट होती हुई भी दिखेंगी। ओके, एकदम से चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में जो कि 24th होगा। देखते रहिए स्किल IQ और सपोर्ट भी करते रहना साथ के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।